बिल्कुल। तो मैं आपसे इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कहता है ओके मैं आज के प्रोटीन डाइट शुरू कर रहा हूँ और लो कार्ब डाइट शुरू कर रहा हूँ, क्या मुझे मेरे सारे न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल मिल जाएंगे। या मुझे विटामिन्स लेने पड़ेंगे लाइक विटामिन डी, B12 एक्सपेसी? सपोर्टिव वाइटामिन्स हेल्प करते हैं, ये आपने साथ रखने। हम बेसिकली काम कर रहे हैं डाइट के ऊपर। डाइट में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट उसको मैनेज किया, उसके साथ हमने टारगेटेड वाइटामिन्स रख लिए, मिनरल्स को, वाइटामिन्स को पूरा कर लिया। ये सपोर्टिव वाइटामिन्स। सपोर्टिव वाइटामिन कौन से एक बंदा विटामिन डी, फिश ऑयल, मैग्नीशियम, B12, कोएंजाइम Q10, ये बगैर डॉक्टर को दिखाए रोजाना ली जा डॉक्टर से मशवरा करके। अच्छा, उस्ताद का होना जरूरी है ना, ठीक हो गया। लेकिन ये है कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है अगर आप रिकमेंडेड डोज में लें। सो इफ यू कैन रिपीट विटामिन डी, B12, फिश ऑयल, मैग्नीशियम, कोएंजाइम Q10, प्रोबायोटिक, फाइबर, इनुलिन फाइबर। ये यानी कि ये जो प्रोबायोटिक्स हमारे वो मददगार बैक्टीरियाज हैं, जो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। फाइबर उन्हीं बैक्टीरियाज की खुराक है। हम जब प्रोसेस फूड खाते हैं ना तो उन बैक्टीरियाज को खुराक नहीं मिलती और वो जो मददगार बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं और जो बुरे बैक्टीरियाज हैं वो आउटग्रो कर जाते हैं और इसीलिए फिर हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मेरे फैमिली में एक साहब थे, वो रोजाना सुबह इसपेगोल पीते हैं शहद के साथ, ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने कहा उनको, आई डोंट नो व्हाई, कि आप रोजाना इसपेगोल, ये पता नहीं क्या बीमारी लोगों में आ गई है, रोजाना सुबह इसपेगोल पीते हैं और सारा ये अल्टीमेटली रिजर्व हो जाएगा किसी जगह पे। आपकी वो टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे थे। प्रीबायोटिक ले रहे हैं ये जो यूरिया अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और इसको मना पता नहीं। एक तो मुझे ये समझ लगती है कि डॉक्टर साहिबान में ना थोड़ा अदब के साथ अपने उस नॉलेज को जो आउटडेटेड है उसको ज़रा अपडेट करें और देखें कि दुनिया क्या कर रही है। मैं सुबह उठा ना, अगर मैंने इसपेगोल लिया है तो अब मैंने फाइबर दे दिया है और जो मेरे बैक्टीरिया जो खाने के इंतजार में बैठे हुए थे उनको खुराक मिल गई। अब वो मेरे सोल्जर जो है वो रेडी हो गए। उसके बाद मैंने अब अपने लिए खुराक ली। अच्छा, फाइबर तो एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता, तो फाइबर फिर हम क्यों खा रहे हैं? और उसका एक और बड़ा बेनिफिट कि हमारी बाउल मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जी, ठीक हो गया। स्ट्रेस लेवल गट हेल्थ के लिए भी ठीक है, गट हेल्थ के लिए बेहतरीन। अब यू हाईली रिकमेंड। तो आजकल आप सहरी में सुबह क्या खाते हैं? यानी इफ यू एक्सपोज योर सहरी, चार बॉइल्ड एग्स खाता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मतलब टोटल 6 एग्स होते हैं, उसमें तकरीबन कह लें 2 होल एग्स हैं और 4 एग वाइट्स हैं। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ। अच्छा, ये एग्स कौन से वाले हैं जो आम मार्केट में मिलते हैं या स्पेशल देसी? उस डिबेट में हमने नहीं पढ़ना क्योंकि फिर अवेलेबिलिटी का मसला है। सॉरी मैं टू कट यू ऑफ। क्या देसी और फार्मी में ये भी बहुत लंबा टॉपिक है यार, मतलब इसके वाले से आपका क्या राय है? फार्मी में प्रोटीन ज्यादा होता है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। नहीं वो, लेकिन मैं सच्ची हेल्दी प्रोटीन नहीं होता होगा ना, वो तो टीके के लगते हैं। और ये वो असल में देखें, चिकन जो है ना, अगर चिकन ना होता ना, ये फार्मी मुर्गी ना होती। मैं थोड़ा इसके ना सपोर्ट में इसलिए हूँ क्योंकि वही बात है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्रोटीन हमारी पूरी नहीं हो रही। अगर हमने चिकन भी बीच में से निकाल दिया, अंडे भी बीच में निकाल दिया, तो मैं प्रोटीन कहाँ से पूरी? नहीं, वो देसी चिकन, देसी अंडे। अब वो अवेलेबिलिटी की बात है, अफोर्डेबिलिटी की बात है। अगर तो अफोर्डेबिलिटी है तो मैं कहता हूँ कि देसी चिकन, देसी अंडे खाएं, लेकिन अब अफोर्डेबिलिटी की अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है। इसमें हार्म तो नहीं है, यानी हार्मफुल तो नहीं है ना? अच्छा है, वो तो बेस्ट है देसी। नहीं, नॉन फार्मी चिकन की बात कर रहा हूँ। हार्मफुल तो नहीं है। चिकन का जो लिवर है ना, उसमें सारे टॉक्सिन्स होते हैं, बाकी गोश्त आप खा सकते हैं। लिवर ना खाएं, क्योंकि हमने पिछले कई सालों में खवातीन को जिनको PCOS था, चिकन खिला के उनका वेट भी रिड्यूस किया है और उनकी PCOS भी ठीक हुआ है। तो यानी ये आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कंसीव भी किया है। क्योंकि वैसे मैं भी 2 डॉक्टर्स जानता हूँ जो इस फील्ड के डॉक्टर्स हैं। एक शदीद खिलाफ हैं फार्मी चिकन खाने के और एक शदीद फॉर हैं। वो कहते हैं, वो तो कहते हैं कि मीट कि मैं खिलाफ हूँ बिकॉज मीट जिस तरह से हमारे पास अवेलेबल हो रहा है, चिकन जो फार्मी है दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। वसीम भाई कह रहे हैं कि आप फार्मी चिकन और फार्मी अंडे खा सकते हैं, डोंट मेक इट अ फस। नहीं, लेकिन वो जो फार्म्स में इंजेक्शन लगाए जाते हैं हार्मोन्स, तो वो हार्मोन्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, सारे के सारे लिवर में होते हैं, जिगर में जाके वो सारे टॉक्सिन जिगर में होते हैं। तो उसकी कलेजी नहीं खानी, बाकी गोश्त आप खा सकते हैं। ओके, सो आपके 6 एग्स 4 वाइट्स के साथ और 2 योग के साथ, और 2 योग के साथ। इसके अलावा एक बेहतरीन सा कप चाय का और इसके अलावा ड्राई फ्रूट में लेता हूँ। ये ब्लैक टी होती है, मिल्क होता है इसमें? थोड़ा सा मिल्क होता है। ओके, क्योंकि चाय मेरी कमजोरी है, तो 3/4 पानी 1/4 मिल्क। इसमें चीनी है या नहीं? इसमें चीनी नहीं, इसमें स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर मैं ऐड करता हूँ। अच्छा, डू यू रिकमेंड शक्कर? नहीं, वो फिर मतलब कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े। अच्छा ही होता है, क्योंकि हम तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, शक्कर डाली है या शहद डाला है। हम अपने आप को आज तक गोलियां देते रहे। बात वही है। ड्राई फ्रूट हमारे घर तो शुगर इस्तेमाल ही नहीं होती। वॉलनट्स,
इसी तरह से आमंड्स हो गए, इसी तरह से थोड़ा सा किशमिश थोड़ी सी टेस्ट के लिए, और बाकी ये है कि थोड़ा सा काजू हो गया, पिस्ता हो गया, ये मैं रखता हूँ। और यही मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि अफ्तारी में भी मेरी इसके, क्योंकि मैंने देखा है कि इससे भी फाइबर आता है, वेजिटेबल्स भी साथ आ जाती हैं। अफ्तारी का मैं बता दूं कि अफ्तारी में थोड़ा सा वो पाकिस्तानी वाला सारा मामला, यार बेटा कल जो हमारी इफ्तारी होगी ना यार पिक्चर भेजनी है, ठीक है वसीम भाई को ना पिक्चर भेजेंगे, क्योंकि जब भी वसीम भाई रमजान में आता है ना एक रेवोल्यूशन आता है हमारे घर में। और वो एक दिन का नहीं होता, कुछ वीक्स चलता है यार, कुछ वीक्स एक दिन इनका वैसे सबसे लंबा है। मेरा है ब्रो, बहन तो सरसों के ऑयल पे शिफ्ट हुआ, पता नहीं क्या कुछ ये आप कहीं मेरा तवाज़ो है, मैं एक दिन वैसे बता रहा हूँ, वरना जिंदगी मेरी बदल जाती है। अच्छा फिर उसी तरह से उसमें चिकन का काफ़ी पोर्शन होता है, थोड़ा सा मटन हो गया, थोड़ा सा बीफ हो गया, इसी तरह से जो है थोड़ा सा फ्रूट चाट वो मैं रखता हूँ। और बाकी ये है कि एक मेरा बड़ा है कि मैं चिकन के कबाब घर में ही बनते हैं, सही हैवी ड्यूटी किस्म के, तो एक स्लाइस ब्रेड का होता है, वो एक इतना सा पोर्शन है, वाइट ब्रेड मतलब नहीं मल्टीग्रेन का ना, मतलब फाइबर वाला, लेकिन वो भी ब्रेड बहुत छोटी सी होती है। उसके ऊपर 2-3 कबाब डाले, थोड़ी सी उसके ऊपर सब्जियां डाली, एक स्लाइस चीज़ का डाला, तो वो मेरा वो कहते हैं ना बर्गर की क्या बात है, वो जो रिप्लेसमेंट हो जाती है, और बेहतरीन पेट भर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो अच्छी खासी आप चीजें ले रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन यही है ना कि ये खाने से कौन मना कर रहा है? लेकिन सो ये आपका है, उसके बाद सहरी तक कुछ नहीं लेते हैं? उसके बाद सहरी के बाद नहीं, सहरी तक कुछ नहीं, बीच में अगर एक कप चाय मैंने दोबारा पी ली तो बस ये, फिर 2 मील्स के। और सहरी में क्या लेते हैं फिर आप? वही मैंने बता दिया, अच्छा यही, हाँ तकरीबन। मतलब ये नहीं कि मेरी कोई 48 ग्राम प्रोटीन जो है वो कह लें सहरी में हो जाती है, और तकरीबन 60-70 ग्राम तक हो जाती है अफ्तारी। ब्रेड के बारे में भी मिथ है वैसे ये कि जो इवन ब्राउन ब्रेड भी है, मल्टीग्रेन भी, ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है तो वही कार्बोहाइड्रेट्स ना, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दी ना। अच्छा ठीक है, ताकि वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे ना, कि आपको वो बर्गर वाली फील भी आ गई और उसने आपको हार्म भी नहीं किया। अपनी प्रोटीन कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए हर बंदे को, कि कितनी मील इनटेक होनी चाहिए? आपका जो लीन बॉडी वेट है उसमें 0.8 मल्टीप्लाई या 0.8 से 1.25 के बीच में उसको मल्टीप्लाई कर दें। लेट्स से अगर आपका लीन बॉडी वेट है तकरीबन 150 पाउंड्स है लेट्स से, तो उसको आप कर लें 0.8 से, तो वो आपका बन जाएगा तकरीबन 130-120 इस तरह से करके। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। चीज़ भी जो आप ऐड करें वो प्रोसेस नहीं है? एक मैं वही बता रहा हूँ ना कि सिर्फ उसको टेस्ट देने के लिए मैंने वो जो प्रोटीन का पूरा पोर्शन एहतमाम कर लिया है उस कबाब की शक्ल में। वो मेरी कैलोरीज, अब ये जो ऊपर है ना ये सिर्फ उस टेस्ट के लिए, ताकि मैं उसको जरा जायकेदार कर दूं, ताकि मैं एंजॉय कर सकूं। यानी कि एंजॉयमेंट के लिए आप थोड़ा बहुत ये डंडी मार लें, बट दिस शुड नॉट बी समथिंग। लेकिन जो चीज़ है ये प्रोसेस है तो सही, बट इतनी हार्मफुल नहीं है तो चीज़ ना, है तो चीज़, है तो मिल्क प्रोडक्ट है, शायद वो उसमें आया तो फैक्ट्री से है, बट ये है कि आइडियली तो अगर आप अपनी चीज़ निकालें, अपना मक्खन निकालें, वो सबसे बेहतर है। लेकिन ये कि इतना हार्मफुल भी नहीं है जितना और प्रोसेस फूड हो गया। बिल्कुल मैं उसको कहता हूँ कि वो मतलब मेरी तरफ से उसको यानी गुजारे लायक है कि आप ना वो आप कभी ले। जलेबी के बारे में आपके क्या कॉटेज चीज के जो पकोड़े चलते हैं, जी वो थोड़ी मिकदार में रख लें, कोई मसला नहीं। हाँ जी बिल्कुल। मैंने कहा मीठे का बता दे थोड़ा सा, जलेबी भी ये मीठे का शौकीन है, मुझे पता था, मुझे रख लें, वीकेंड पे करें ना। देखें मैंने कहा ना पूरे हफ्ते का आप निकालें कि पूरे हफ्ते में आपने कितनी कैलोरीज ली है, पता तो होना चाहिए ना। अब अगर आपकी गुंजाइश बनती है कि आप अच्छे खासे कैलोरिक डेफिसिट में है, तो 1000 कैलोरीज का अपने आप को रिवॉर्ड दे दें, जलेबी खा लें। अच्छा यस, मैं वही कह रहा हूँ कि वीकेंड पे आप अपने आप को फुल रिवॉर्ड। अच्छा वैसे एक छोटी जैसे आइसक्रीम है या कोई ब्राउनी है, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? 150 कैलोरीज, छोटे से कप में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वही बात है ना कि हमने खुराक कम नहीं करनी, खुराक सही करनी है। 80% आपका जो फूड है ना वो हेल्दी है, 20% आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। सही लेकिन 80 को तो पूरा करें ना। हमारा उल्टा चल रहा है, लग रहा है। और साथ में लाइफस्टाइल, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं एक जगह पे था, वहां पे ना मुझे मजबूरन खाना पड़ गया। अब उसमें प्रोटीन दूर दूर तक नहीं था। अब जब मैं घर आया हूँ ना, सबसे पहले से इतना बोला कि इतनी प्रोटीन बना दे। अब वो जैसे ही मैंने खा ली तो मुझे, यानी कि मैं माइंडफुल हूँ इस चीज को लेके, वॉचफुल हूँ। प्रोटीन थ्रू चिकन एंड प्रोटीन थ्रू मीट, चाहे वो दुम्बा या बकरा है, बेहतरीन है। कोई फर्क है इनमें? कोई फर्क नहीं, बेहतरीन। तो फिर जो हम चिकन बिल्कुल छोड़ा होता है और मीट खा रहे होते हैं, यानी बैलेंस करें ना, दोनों को रखें बीच में। अच्छा, टेस्ट चेंज करने के लिए। मुझे तो अगर इसका टेस्ट तंग नहीं कर रहा तो मैं साल भी खा सकता हूँ चिकन, लेकिन इंसान है तंग पड़ जाता है। नहीं
चिकन भी आप किस तरह खाते हैं, स्टीम या बारबेक्यू या ग्रिल करके, स्टीम करके, It's all okay, हाँ? बेहतरीन है। ओके। अच्छा, थोड़ा सा इन ऑयल्स के बारे में बता दें जो हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, कौन सा सरसों का 100% अवॉइड तेल, करना चाहिए? ये जो खाने वाले हैं, बाकी सब भूल जाएं। आजकल जो है ना ऑलिव ऑयल को मिक्स करके बाकी चीज़ों में करके ना ये चीज़ भी बेची जा रही है। लोगों को ना, लोगों के जहनों के साथ खेला जा रहा है। देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल रखें, बेहतरीन है। सरसों का तेल हमारे पास बेहतरीन मौजूद है, अगर उसका टेस्ट आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो रखें। ये जो मार्केट में मिल रहा है ना, ये तो जहर है, जहर वल्लाह। ये पॉली अनसैचुरेटेड, इसके अंदर फैट्स हैं जिनके अंदर बेतहाशा डबल बॉन्ड्स हैं। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी बॉडी के अंदर, उतनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिराइव खतरनाक फ्री रेडिकल्स होंगे, उतनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। जितनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी उतनी बीमारियों के चांसेस, दिल की बीमारी, डायबिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बढ़ेगा। सनफ्लावर कैनोला ऑयल जो है ये भी इसी में आता है? उसी में आता है, मतलब वो Okay. मेरी तरफ से बैंड में आता है। बाकी सब कॉन्टिनेंट के लोगों में एक मैंने चीज़ देखी है, दे हैव प्रोट्रूडिंग बेलीज, बाकी सारा जिस्म ठीक है लेकिन उनका टमी निकला हुआ है, उसकी क्या इसको कहते हैं टॉफी, थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट फ्रॉम इनसाइड। तो ये और खतरनाक है क्योंकि विसरल फैट तो ज्यादा है। अक्सर लोग कहते हैं ना मैं बाकी फिट हूँ, बस मेरे पेट पे फैट इकट्ठा हुआ है। बस ये है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। यानी कि आपके जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज के चांसेस है वो बढ़ चुके हैं, डायबिटीज के चांसेस बढ़ चुके हैं। जितनी ट्रंकल ओबेसिटी, शोल्डर टू वेस्ट रेशो खराब होगा, उतनी आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ खराब है, उतनी बीमारी के चांसेस बढ़ गए। और ये होती किस लिए है, यानी क्या? इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रोसेस फूड इनटेक, पूरा दिन कुछ नहीं खाया और रात को आए तो जो सामने आया खा लिया। माइंडफुल ही नहीं है खुराक के मुतल्लिक, अंधाधुंध चले जा रहे, कभी बिस्किट खा लिए। अगर मैं देखता हूँ ना अभी कि हमने जब से होश संभाला, मैं अब केपी से हूँ, हमारा तो बचपन से ना वो खुराक की आदत है ना, वो बिगाड़ी कैसे जाती है। अब दस्तरखान भेजता था, हमारा एक थाल आता था जिसमें मोटे चावल, उसमें मैं की दाल और बीच में करके गड़ा खोद के देसी घी, और वो सारे लोग बैठ के उस थाल में खाते थे। प्लेट वाला तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक हो गया, अब कौन कितना खा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, ओवर ईटिंग चल पड़ी, किसी को नहीं पता। अब जैसे ही वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद हमारा पठानों का बगैर फ्रूट्स के गुजारा ही नहीं है। हटा जो है वो थाल हटा, फ्रूट्स आ गए। अब फ्रूट्स भी कटना शुरू हुए तो फिर कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह से नाश्ते के टाइम वही पराठे वाला कॉन्सेप्ट, अब इतने बड़े पराठे को इतने से अंडे के साथ खा रहे हैं। सोचे ना, सोचे, अब कोई समझा नहीं। और उसके साथ जैम भी है, बटर भी है, और गरम गरम चाय के साथ किसका हाथ रुकेगा। अच्छा, अब जब हम स्कूल गए, स्कूल में जो हमें 10-15 रुपए मिलते थे, वो सारा का सारा क्या, हमारे टाइम में डिलाइट की चॉकलेट होती थी, वो सारा इसी तरह से, या कोई फिजी ड्रिंक हो गई। अब जब वापस आए, अम्मा जी को और कोई टेंशन नहीं है, बच्चे भूखे हैं, बच्चों को खाना खिलाओ। सही बात है। और अगर नहीं खाना, मूड नहीं भी है ना खा के दिखाओ कैसे नहीं खाना, वो बिठा के जबरदस्ती खाना मुंह में घुसाना। इसी तरह से 4, 4:30, 5 के बीच में फिर चाय का प्रोग्राम, फिर जो हमारी अपनी जो ये जनरल स्टोर से जो चीजें मीजें लेनी होती थी, आइसक्रीम, ये सारा ये अलग। यानी कि हम सबको ये करता देख रहे थे, और वो पैटर्न अब और भी खतरनाक हो गया क्योंकि फूड पांडा आ गया। अब घर बैठे आप कुछ भी मंगवा लो। असल में एक बोरियत से भी बड़ा ताल्लुक हो गया। मुझे लगता है हमारी कभी कभी जिंदगी ना खाने के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। जैसे बंदा फारिग होता है, अब क्या करें, फूड पांडा हो जाता है, और ये जो नंबर ऑफ मील्स हैं ये भी बड़े हैं। इसको फैंसी किया जाता है, हमारी मीडिया इंडस्ट्री का बड़ा हाथ है इसमें। रमजान आ गया और अक्सर हम क्या करते, दिन भर रोजा, फिर इफ्तार पर ओवर ईट, समोसे, पकोड़े, मीठी ड्रिंक्स, और फिर थकान और इबादत में मुश्किल। लेकिन याद रखो, रमज़ान सिर्फ पेट भरने का महीना नहीं, ये बॉडी और रूह को बैलेंस करने का महीना है। इफ्तार सिंपल रखो, पहले पानी, फिर खजूर, फिर हल्का और हेल्दी खाना। फ्रूट्स, सैलेड और बैलेंस्ड मील तुम्हें एनर्जी देगा तरावीह और इबादत के लिए। सहरी भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन और पानी ज़्यादा लो ताकि दिन भर स्ट्रेंथ रहे। अगर खाना कंट्रोल में हो तो इबादत भी आसान हो जाती है। इस रमज़ान सिर्फ रोज़ा नहीं, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो।